पैडागॉजी का एक भाग हमने कल देखा है, इकाई 6। सिलेबस तो फिर बोलो वही रखे हैं कि नहीं? सिलेबस को रखेंगे प्रिंट आउट, संपर्क कर लेंगे जितना प्रिंट आउट चाहिए। हाँ, मिल जाएगा सबको प्रिंट आउट। आज है हिंदी, जो पैडागॉजी है उसमें भाषाई क्षमता और उसका विकास, जो इकाई 8 है। सिलेबस में लिखा हुआ है भाषाई क्षमता और उसका विकास, और लाइन टू लाइन ये है। उसमें आपको भाषाई क्षमता के लिए सबसे जरूरी क्या पढ़ना होगा? पठन, रीडिंग। उसके बाद है, ये नया है आपको लोगों के लिए, पढ़े होंगे डिकोडिंग, पहले नहीं पढ़े थे, डिकोडिंग पढ़ना है। फिर उसके बाद जो 4 स्किल है, चारों कौशलों को ध्यान से पढ़ना होगा। और ये चारों स्किलों में अंतः संबंध, लाइन टू लाइन सिलेबस है, पढ़ना। उसके बाद डिकोडिंग, भाषा के परिप्रेक्ष्य में डिकोडिंग क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और उसका आपस में अंतः संबंध। उसके बाद है भाषा में वाक्य रचना का स्किल या कौशल कैसे किसी बच्चे में विकसित होता है। ये चीजें आपको इस यूनिट में इकाई 8 में पढ़ना है। 1 या 2 अंक के प्रश्न इसमें बनेंगे, तो हर दिन का एक टॉपिक होगा आपके लिए। तो 2-3 ही टॉपिक हिंदी के बचे हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे जो भी हम लोग को अच्छा लगे। तो चलिए बता सकते हैं क्या अभी कि भाषाई क्षमता क्या है? और पठन तो पढ़े भी होंगे आप लोग। पठन मतलब होता है पढ़ना। ठीक, जल्दी से इस पे चर्चा कर लेते हैं क्या है इसके बारे में। पठन या रीडिंग, पहला चीज, जब हम भाषा विकास में या भाषा विकास के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यूनिट माना गया है। क्योंकि 4 कौशल होते हैं, तो चारों कौशलों में इसको अलग से और टॉपिक दिया गया कि पढ़ना क्या होता है। क्योंकि आप जितनी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद उसको बोलते हैं, बोलने के बाद पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, ये चारों स्किल अंतर संबंध आपस में है ही। लेकिन इसमें एक विशेष जो चीज है, क्योंकि पूरा समय काल बच्चा सुनने के बाद स्कूल जो जीवन गतिविधियों में भाषा सीखने में लगाता है, वो सबसे ज्यादा कार्य करता है किसी चीज को पढ़ने पर। ठीक है, तो पढ़ना या पठन या रीडिंग एक इतना आवश्यक स्किल है, क्योंकि आप चाहते हैं कभी भी किसी जानकारी को ग्रहण करना, तो आप कभी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जानकारी लेना शुरू कर देते हैं, किसी भाषा के परिप्रेक्ष्य में अपना समझ विकसित कर सकते हैं। तो पढ़ने का अर्थ होता है कि हम किसी, पढ़ने का संबंध किससे है? लिखे हुए शब्दों से। ठीक है, पढ़ने का संबंध किससे होता है? लिखे हुए। जब तक कोई चीज लिखा ना रहे, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरा चीज, पढ़ तो सकेंगे, लेकिन वो उसको आप समझ भी सकेंगे, तब सार्थक है आपकी चीजें, पढ़ने का औचित्य है। तो एक इसमें लिखा होता है, पढ़ना क्या है वास्तविक में, पढ़ना का जो डेफिनेशन है, तो पढ़ना का मतलब बोलकर पढ़ना भर नहीं होता है। ठीक है, बोल दिए पढ़ लिए, ये पढ़ना नहीं होता। पढ़ने का वास्तविक अर्थ है जो बातें लिखी गई है, क्योंकि आपको बताने समझाने वाला कोई नहीं है। जो चीजें लिखी गई है उसी को आप पढ़ेंगे, और उसी का आप जो लिपि है उसका अर्थ पहचानेंगे, और अपना उस पर अपनी समझ बनाएंगे, अपने हिसाब से समझ बनाएंगे। ठीक, तो पढ़ना एक इस मामले में देखें कि हम जब भी पढ़ने के बारे में कहा जाएगा, तो पढ़ना मतलब लिखे हुए चीजों को क्या करना? अर्थपूर्ण समझ विकसित करना। मैं इस बारे में फिर से ये एग्जांपल दे देता हूं। फिर से कुछ लिखा हुआ है ना, अभी आए हो बताएंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, नहीं पता है ना? पढ़ पा रहे हैं? हाँ पढ़ पा रहे हैं, चलिए पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक शब्द है, ये भी एक शब्द हो गया। चलिए, इसको आप पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको इसके लिपि के बारे में जानकारी है, क्योंकि ये अंग्रेजी की लिपि है। और ADCEPGM भी लिखा है, ये भी पढ़ पा रहे हो, है ना? लेकिन आपका पढ़ना सार्थक हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने इसका क्या नहीं निकाला है? अर्थ।
और जब तक अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक उस पर आपकी समझ नहीं बनेगी। तो पठन या पाठन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लिखी हुई बातों को जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, अपने हिसाब से अर्थ लगाता है। ठीक है, जैसे आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठ के पुस्तक लिए पढ़ना शुरू कर दिए, आप उसको किस रूप में पढ़ेंगे? आप उसको उसी स्थिति में पढ़ सकते हैं जैसा आपको समझ आ रहा है वैसे ही पढ़ लोगे, है ना। हो सकता है उसका वास्तविक अर्थ कुछ अलग हो, लेकिन पढ़ लिए और अपने हिसाब से समझ बता लिए। तो ये भी आवश्यक होता है कि पढ़ने के समय में आप उसको सही ढंग से उस शब्द के अर्थ को क्या कहा गया है उसको उसी रूप में ग्रहण करें जिस रूप में वो लिखा हुआ है। ये होता है वास्तविक पढ़ना। लिपि होगी, जिस लिपि में लिखी जाती है वो लिपि हो गई, जैसा उसका भाव होगा, क्या उसका अर्थ निकल रहा है वो होगा, उसको आपको लिपि को भी क्या करना है, पहचानना होता है, और उस लिपि का आपको अर्थ, ये पढ़ने की मूल या रीडिंग की परिभाषा होती है। वैसे रीडिंग जो 4 स्किल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, वो कंटिन्यू है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से इसको आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ये इसलिए आप लोगों को स्पेशली पठन और डिकोडिंग जोड़ा गया है क्योंकि अभी पूरे स्कूलों में या शिक्षकों को क्या पढ़ाया जा रहा है, FLN। ठीक है, ध्यान से, ठीक है, क्या अभी चल रहा है, FLN जो चल रहा है, क्या होता है इसका मतलब? F का फंडामेंटल, L का लिटरेसी और न्यूमेरेसी, अर्थात क्या विकास करना? वो तो गणित के परिप्रेक्ष्य में संख्यात्मक विकास, भाषा के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को क्या पढ़ाना है, साक्षरता, कम से कम पढ़ना सीखे। तो पढ़ने सीखने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है FLN, और इसी FLN कार्यक्रम में अभी NEP का वो है, FLN कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को क्लास 3 तक, क्लास नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, क्लास 3 तक, और उम्र के हिसाब से देखें तो 3 साल से लेकर कितने साल तक के बच्चों को FLN से जोड़ा जा रहा है, 9 वर्ष तक के बच्चों को जोड़ा जा रहा है। तो यही चीजें आप लोगों के टॉपिक में प्राथमिक जो हिंदी भाषा है उसमें जुड़ा है। तो इसका ये मतलब है कि मिडिल स्कूल में इससे एडवांस होगा। FLN 2 तरीके से चल रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में टीचरों को किस रूप में पढ़ाना है, FLN, और मिडिल स्कूल में है FLN प्लस प्लस, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक विकास। तो बच्चों को कैसे वो पुस्तकों को खुद से पढ़ना सीखे और पढ़ने के बाद उसका अर्थ लगाना सीखे, इस पर पूरा कार्य चल रहा है। जितने लगातार ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरा यही हो रहा है। तो नीचे वही लाइन लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जैसे गाफ और कन्वर, ये इनका मानना है यदि एक शब्द आ गया, ये क्या चीज, यदि आपका डिकोडिंग जो है वो 0 हो गया, गणित नहीं है ना, मतलब किसी भाषा को डिकोड करना, मतलब जैसे रीजनिंग में आता है सांकेतिक भाषा को आप उसी रूप में बनाना है जिस रूप में वो लिखा गया हो, उसी को भाव को समझना है, वैसा ही प्रत्युत्तर देना है। संचार में भी डिकोडिंग का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपने किसी शब्द का डिकोड नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है नहीं समझ पाए, तो आपका पढ़ना क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम अब बात करते हैं, पठन क्लियर हो गया, पठन क्या है, उसके बाद है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग के बारे में देखिए क्या होता है, ये आप लोग लिखेंगे। डिकोडिंग नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो ये 3 लाइन का जो डेफिनेशन है वो पूरी बात कह रही है कि क्या होता है, हम किसी भी लैंग्वेज को, यहाँ पर हिंदी बस की बात नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को क्या किए, पढ़े, पढ़ने के बाद उसके ध्वनि को, अक्षर को पहचाने, पहचानने के बाद एक ही चीज होता है, मूल जो होता है किसी भी भाषा में, वस्तु और शब्द का संबंध, या वस्तु और भाव का, अक्षर और भाव का संबंध, समझ रहे हैं? जैसे कोई वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो पढ़ लिया आप तो वैसा आपके मस्तिष्क में कल्पना बनेगी। तो किसका हो गया, कोई अक्षर है उसका उस वस्तु से संबंध, वो कोड कर लिए आप, पहला चीज। दूसरा ये होता है कि कोई अगर अक्षर शब्द वर्ण है उसका कोई भाव के साथ संबंध,
मतलब भाव के साथ, मतलब जो वस्तु नहीं हो, जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो यही कहता है कि हम जब भाषा में डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोई भी पाठक जो पढ़ता है उसकी मानसिक और संज्ञानात्मक प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, मानसिक संक्रिया शुरू हो जाती है। बाल विकास में मानसिक संक्रिया एक टॉपिक आया था। अब जब मेंटल प्रोसेस शुरू हो गया, मानसिक प्रक्रिया शुरू होगी, तो पढ़ने वाला जो है जो भी लिपि में लिखा होगा उस अक्षरों को, अर्थात उस लिपि को उच्चारण कर सकता है। उच्चारण दो तरीके से होते हैं, पाठन दो तरीके से होते हैं, सस्वर पाठन, मौन पाठन, है ना। तो अगर आप सस्वर पाठन करते हो तो बोलकर उच्चारण करोगे उसको, और मौन पाठन करते हो तब भी आप उसका उच्चारण मन ही मन करेंगे। तो दोनों का क्या हो गया, उस लिपि का उस ध्वनि में जब ट्रांसलेट होता है, परिवर्तन होता है, तो आप शब्द को क्या कर लेते हो, पहचानते हो और उच्चारित करते हो। जैसे उच्चारित किए, आपने क्या कर लिया, उसको डिकोड करने का प्रयास किया, ठीक, और अर्थ समझ में आ गया, तो आप क्या की स्थिति में हो, उस बात को समझने की स्थिति में हो, उसके प्रत्युत्तर की स्थिति में हो, और वास्तविक जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में हो। तो क्या हो गया डिकोडिंग, डिकोडिंग का एक लाइन में है कि कोई भी अक्षर होता है या ध्वनि, उसको अक्षर को ध्वनि कोड में क्या कर लेना, बदल देना, परिवर्तन करना, करेक्ट कर लेना, ठीक। जैसे हम एक सांकेतिक ध्वनि लिखते हैं, एक कोई ऐसा क्या है, सीरीज का एक एग्जाम्पल है। आप क्या किए हो, इसको देखे हो, एक को देखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, एक है तो एक है, लेकिन जैसे ही तीन देखिए आपका मानसिक प्रक्रिया शुरू, कि एक के बाद तीन आया है, तो आप एक से परिचित हो, तीन से परिचित हो, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है कि आगे पांच है, तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही है आपके मस्तिष्क में कि आप उसको क्या करते हो, व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करते हो। आपसे तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपके दिमाग में तो प्रोसेस चलेगा ही। पढ़ने के संबंध में ये है या डिकोडिंग के संबंध में है कि कोई भी बच्चा किसी शब्द को देखता है तो उसका उच्चारण करता है और अर्थ लगाता है। तो गणित के परिप्रेक्ष्य में हो गया। तो पहले देखिए, हम बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाते हैं, ये मूल बात है। इस टॉपिक का मेन अर्थ है बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं। सबसे बड़ी चुनौती है पढ़ना सिखाना, और पढ़ना सिखाना है मतलब उसको एक बहुत बड़ी लिपि का ज्ञान कराना है। 52 वर्ण है, और 52 वर्ण में 12 तरीके से मात्राएं हर वर्ण में लगनी है ना। तो 52 का गुना किससे कर दो आप, 12 से कर दो, इतने वर्णों से क्या बनेगा, एक शब्द भंडार बनेगा। अब उसको किसी अक्षर को जोड़ करके क्या बना है, शब्द बना है, उसका कोई अर्थ होगा। तीन शब्द का तीन अक्षर का शब्द बना होगा, उसका कोई अर्थ होगा। तो उस अर्थ को भी बताना है कि मात्रा का ज्ञान। तो तरीके क्या थे, पहले आपने पढ़ना कैसे सीखा, ये पहले सोचिए। आपने पढ़ना कैसे सीखा है, आपको पता भी नहीं होगा कैसे सीख गए हो, नहीं पता चल रहा है कैसे सीखे हैं। आपको जो पढ़ाया गया होगा वो या तो फिर अक्षर अक्षर वर्णों के माध्यम से, प्रोसेस ही होता है कोई भी लिपि को पढ़ाने समझाने का, कि हम बिना मात्रा की, फिर मात्रा के, फिर बड़े बड़े शब्दों को। केवल आज भी आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द को पढ़ना जान गए हो लेकिन पढ़ना नहीं जाने हो। पढ़ना मतलब गढ़ना, उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। तो पहला जो डिकोडिंग का तरीका होता है, या बच्चों को पढ़ाते कैसे, पढ़ना सिखाएंगे कैसे, डिकोड करना कैसे सिखाएंगे। सबसे पहले क्या है, बच्चों को लगातार क्या दिखाना है आपको। अगर हिंदी की बात है तो आपको कितने वर्णों की बात किया जाएगा, 52 वर्ण, उनको दिखाइए। उसके बाद वर्णों के बाद जब तक बच्चे के अंदर वर्ण का इमेज मस्तिष्क में नहीं छप जाता, वो याद तो कर सकता नहीं है ना। एक तरीका यही है, सबसे आसान तरीका, आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि हर दिन आप किसी पुस्तक को, नोट्स बनता जा रहा है, आप पढ़ते जा रहे हैं, रोज पलटा के बस देखिए। पढ़ना नहीं है, देखते जाइए। आप सिलेबस का नंबर याद किए होगा, कितने कितने अंक का है, नहीं किए, फिर भी याद हो गया है। आप देखे हो, उसके बाद एक समझ बैठाए हो, है ना। और कहाँ कहाँ पे वो लिखा हुआ था वो भी याद होगा, बगल में लिखा रहता है, साइड में, ये भी आपके दिमाग पे छपा हुआ है। तो सबसे पहले पन्ने में क्या लिखा है, या फिर
आपके पास कोई प्रतीक चिन्ह है या वर्ण है, उसको लगातार उनको दिखाना है। दूसरा चीज, जैसे ही आप क्या करते हो, शब्दों की पहचान कराते हो, उसके बाद दूसरा काम होता है ग्राफिक टू फोनिक मैपिंग। इसको कहा जाता है अक्षर और ध्वनि का संबंध। ये पढ़े थे क्या पिछली बार? है ना, जुड़ा है लेकिन अलग तरीके से जुड़ा है। एफएलएन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसी का टॉपिक है लगातार ये कोडिंग डिकोडिंग। जैसे समझिए, पहला काम हो गया लगातार बच्चों से क्या करवाना, अक्षर का परिचय कराना, उसको दिखाना है बस। सेकंड काम है, देख लिया है बच्चे ने, क्या दिखा, जो वर्ण है उनसे वो परिचित हो गया है। अब उनका आप क्या करें, उच्चारण सिखाएंगे कि अक्षर का ये है अ, तो इसको बोला जाएगा अ। ठीक है, जब भी ये आएगा आपको क्या बोलना है, अ। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप लोग लगातार लगातार अभ्यास कराएंगे तो उस देखे हुए इमेज से क्या हो जाएगा, अक्षर और ध्वनि का संबंध बैठेगा। बहुत सारे आजकल जो वैज्ञानिक विधि है उसी का पालन बहुत सारे स्कूलों में किया जाता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों को एक चार्ट होता था या बोर्ड में लिख दिया जाता था, उसके बाद लगातार बोल बोल के चिल्लाया जाता था। आजकल दोनों के, जैसे हिंदी पढ़ाना होगा तो वर्णों को उच्चारण में विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर जिसका उच्चारण करना होगा उस हिसाब से उनको कनेक्ट करना है। तीसरा जो काम है, ध्वनि उच्चारण उनके द्वारा कर लिया गया, तो ध्वनि का क्या करेंगे, अब दो दो ध्वनि का एक ब्लेंडिंग या फिर क्या बनाएंगे, संकलन करेंगे, है ना। संकलन में क्या होगा, अलग अलग पहचानी गई ध्वनि को आपस में बिना रुके क्या करना, ध्वनि को जोड़ना। ठीक है, पहले क्या किए हो, एक एक अक्षर पूरा दिखाए हो, उसके बाद उसको दिखाने के बाद उच्चारण कराया हो, डिकोडिंग का एक तरीका है। तीसरा प्रोसेस हो गया ध्वनि और अलग अलग ध्वनि को एक क्या कर देना, बिना रुके मिक्स कर देना। फोर्थ जो है, शब्दकोश से क्या निकालना। अब सबसे प्रमुख काम होता है, ये बच्चे के अंदर जितना मानसिक स्थिति अच्छी होगी, बच्चे का जितना शार्प माइंड होगा उतना ज्यादा तेजी से ये काम कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, बच्चे उच्चारित शब्द को अपने पूर्व संचित ज्ञान से क्या करेंगे, मिलाएंगे। और यही है कि आप घर में इस भाषा सिखाने के पहले, अक्षर ज्ञान सिखाने से पहले आपको घर में कितना वो सीखा हुआ है, जितना वो ज्यादा सीखा होगा उतना वो उस पर पकड़ जल्दी बनेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकता है, तुरंत उसका निष्कर्ष निकालेगा। जैसे क को जोड़ दिया गया है, पहले हमने किसको किसको पढ़ाया, क को पढ़ाया, बहुत सारे क के बाद हमने किसको पढ़ाया है, बोल बोल की ध्वनि को, फिर हमने पढ़ाया है कहीं पे ला को। अब हमने क्या किया है, रेंडमली इस शब्द को, इस शब्द को और इस शब्द को क्या किया, जोड़ा। अब जोड़ने के बाद इसका जब उच्चारण करते हैं तो एक एक ऐसी वस्तु का नाम आता है, एक अक्षर या अक्षर मिलकर क्या हो गए, एक शब्द बन गया। और जो शब्द बना है वो शब्द है अर्थपूर्ण शब्द, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो बच्चे के अगर जानकारी होगा इसको कमल किसको कहते हैं, तो शब्दों का और शब्द के अर्थ का जो संबंध है वो यहीं से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, ऐसा ही जितने भी शब्द होंगे, जितना ज्यादा हो सके उनको गेमिंग के माध्यम से भी कराया जा सकता है। अपने हिसाब से तीन तीन शब्द को जोड़ो, कुछ बन रहा है क्या, जैसे न और ल को जोड़ दिए, क्या बन गया, नल बन गया, है ना। प्रशिक्षण का ही हिस्सा है ना, ऐसे ही प्रशिक्षण दिया जाता है टीचरों को। तो आप भावी हैं, छात्र अध्यापक बोलते, छात्र अध्यापिकाएं। चलिए, जो इसके घटक हैं डिकोडिंग के उसको देखेंगे। अभी जो हमने बात किया वही लाइन टू लाइन आएगा कि घटक क्या होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, घटक में ध्वनि के बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को सुनने और अलग करने की क्षमता लगातार विकसित किया जाएगा, तब वो जो शब्द लिखा होगा उसको अर्थपूर्ण डिकोडिंग समझ आ रहा है क्या होता है। डिकोडिंग को एक लाइन में पूछो तो आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना। ठीक है, एक कम्युनिकेशन में, संचार में भी डिकोडिंग होता है।
वो किस प्रकार से डिकोडिंग, हम जो बोलते हैं वो आप तक पहुंच रही है तो उसी रूप में पहुंच रही है जो मैं बोल रहा हूँ वही, है ना। तो आप सही सही डिकोड कर रहे हो कि नहीं। तो बच्चों को क्या सिखाना है, उसको तो पहली बार वो चीजें सिखानी है ना हमको। दूसरा है लिखित अक्षरों को मौखिक ध्वनि के बीच क्या करना, संबंध का ज्ञान बताना। क्या हो गया, जो चीज लिखी गई है उसको बोल बोल के बताना है। तीसरा बात है अब बोलना सीख चुका है तो उसको क्या करना है, बोलना सीख गया है तो जो शब्द बना पा रहा होगा बिना मात्रा के हो या मात्रा के, उसके अर्थ को बताना है कि वो होते क्या क्या है, क्या क्या आपको अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो जब बन रहे होंगे तो नए नए शब्द बनेगा, तो डिकोडिंग की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, डिकोड आप सुनकर कर रहे हो अलग बात है, बच्चे खुद भी शब्द जोड़कर डिकोड कर रहा है तभी वो पढ़ना सीखेगा। डिकोडिंग का कनेक्शन लिखने से है कि पढ़ने से, बताइए, पढ़ने से। ठीक है, तो तीन चार चीजें हैं। डिकोडिंग पठन की ही नींव है, और बिना सटीक डिकोडिंग के कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छे से प्रवाहपूर्ण चीजों को नहीं समझ पाएगा, और ना ही शब्दों के अर्थ को अपने मस्तिष्क तक ले जा पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डिकोडिंग का काम। हो गया, बढ़े आगे। टेस्ट होगा तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए, ये फिल का भी एक टॉपिक है। बच्चों को वही लाइन फिर से आएगा, थोड़ा सा अलग होगा। जब सिखा रहे होंगे क्या चीज, पढ़ना सिखा रहे होंगे, शब्द का और वर्णों का अर्थ बता रहे होंगे, तो कैसे ये कार्य करेगा। कुछ ऐसे विधियां हैं, उन विधियों को देखेंगे। और खासकर किस क्लास के बारे में बात की जा रही है, 1 से 5, क्योंकि FLN F से 5 है और आपका जो टॉपिक है वो भी 1 से 5। अगर आपको डिकोडिंग सिखाना होगा तो क्या करेंगे आप, कौन सा विधि है, वर्ण ध्वनि विधि, जो हमने अभी बात किया। वर्ण के बाद उनका उच्चारण जो छपा हुआ है उसको बच्चों को, ऐसे पहले क्या होता था, बोर्ड में लिखा करके आ से ज्ञा तक एक डंडा होता था जो आप लोग किए होंगे। एक बच्चा पूरा पढ़ता था, फिर वो बैठ जाता था, फिर दूसरा आकर पढ़ता था, बाकी लोग चिल्लाते थे बहुत, वही हो रहा था। वो भी प्रणाली ठीक है, सस्वर पाठन भी कहा जाता है उसको, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो विधि है, यह डिकोडिंग सिखाने की सबसे प्रमाणिक विधि है। इसमें बच्चों को वर्णमाला रटाने के बजाय हर वर्ण का क्या किया जाएगा, साउंड सिखाया जाता है। तो वो जो सस्वर पाठन है वो लगातार लगातार, जब वो कोई ऐसा डंडा लेकर चिल्ला रहा होता है तो बच्चे रोज या हर दिन भर में उसको देख देख के उसका उच्चारण सीख जाते हैं। कोई बच्चा अगर अटक गया 3 4 वर्ण बोलने के बाद, तो बैठे वाले लोग बता देते थे कि इसका मतलब क्या है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो उस शब्द का, उस अक्षर का, उस वर्ण का, उस लिपि का वो ध्वनि स्वरूप वो ले चुका होता है। तो यही है, वर्ण ध्वनि में पहला काम क्या किया जाएगा, उनका उच्चारण किया जाएगा, जैसे कि म है, ना है, का। फिर उसके बाद आ की मात्रा जो बाहर खड़ी है उसके एक एक वर्णों को, वर्णों में उन मात्राओं को क्या लगा करके छोटे छोटे शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद है अक्षर और मात्रा का संयोजन, यही आपको बच्चों को सिखाना है। अक्षर और मात्रा का कॉम्बिनेशन, संयोजन, की कैसे अक्षर में, जो अभी आप लोग वर्णमाला में मात्रा लगाना सीख रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, तो कि ये जो होता है ये कोई मात्रा नहीं है। तो मात्रा नहीं है तो आपको बिल्कुल जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं उसमें बिल्कुल अंतर बताना ही होगा। भले आप स्वर और व्यंजन है ये ना बताएं, लेकिन जो मात्रा जो है उसके हिसाब से, क्या किसी व्यंजन में 12 प्रकार के क्या लगते होंगे, मात्रा लगते होंगे, और 12 मात्रा लगने के बाद उसका हर बार ध्वनि या उच्चारण हर बार अलग होगा। ये काम क्या कहलाता है, अक्षर मात्रा का संयोजन, जो किससे रिलेटेड है, उसके ध्वनि के साथ जरूरी है। ये है
मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, या हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुसंवेदी विधि। छोटे बच्चे देखकर और सुनकर सीखने के साथ साथ उन लोग मूर्त स्वरूप में भी सीखना पसंद करते हैं, और उनको सिखाया भी जाता है मूर्त स्वरूपों में, अर्थात छूकर, या फिर उनको कोई टास्क मिलता है तो स्वयं करके। प्राथमिक स्तर पे कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो बच्चों को टीएलएम प्रोवाइड किया जाता है और उसको करके वो सीखते हैं? तो प्राथमिक स्तर में मॉन्टेसरी पद्धति है ना, और खेल विधि है जिसमें वो स्वयं करके सीखते हैं, और 3-4 और ऐसी विधियां जो प्राथमिक स्तर के लिए ही बनी हुई है। तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा चीज ये है, सैंड पेपर यूज तो अधिकतर ऐसे चीजें का होता है। सैंड पेपर वगैरह का उपयोग तो अधिकतर गवर्नमेंट स्कूलों वगैरह में नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो एक पेपर में क्या किया जाता है, हर बच्चों को स्टेबल में पेपर डाल के रेत, उसमें आकृति बनाओ, ठीक है, फिर ऐसे कर दो बराबर, फिर बनाओ। हाँ, तो वो क्या है कि अब क्योंकि बच्चे क्या कर देंगे, पूरा रूम खराब कर देंगे पेपर रेत से, तो उनको एक पेपर दे दिया जाता है ताकि, या फिर एक बर्तन जैसे में आकृति बनाते जाओ, मिटाते जाओ, बनाते जाओ, मिटाते जाओ, ठीक है। ये चीज जैसे कोई वॉल पेंटिंग करता, पेंटर जो होते हैं पहले दीवालों पे नाम लिखते थे, या पेंटर जो होते हैं जो लिखते हैं पहले, अब तो ये सब चीज आ गया है एआई का। तो उसमें जो पेंटर जो प्रैक्टिस करते थे, ब्रश वाला जो होता था, वो पानी में ब्रश को डुबो करके ऐसे ही लिख करके ही प्रैक्टिस करते थे। 2-3 सेकंड हुआ, वो मिट जाता था, फिर लिखिए, फिर मिट जाता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके खर्चे बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। हवा या रेत में लिखना, ये शिक्षक जब ध्वनि बोलते हैं तो बच्चे हवा में या बालू की ट्रे पर, ये ट्रे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हवा में लिखने वाला, तो ये ऐसे ऐसे कई बार होता है ना, किए होंगे आप लोग। गणित को गुणा करना है 324/426, अब हवा में करके बताइए, हो पाएगा क्या? कुछ चीजें संभव है, हासिल की इधर इधर इस साइड में दिए थे कि इस साइड में दिए थे वो, फिर तो कुल मिलाकर के हवा में लिखना सबसे बड़ा काल्पनिक दक्षता प्राप्त करने वाली बात है, हवा में लिखना, ठीक है। हवा में लिख रहे हो मतलब आप पेन कॉपी में भी मस्तिष्क का ही विचार उकेरेंगे आप, और हवा में लिखेंगे तो जितना आपका मस्तिष्क साथ ज्यादा ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे किए हो तो। फिर उसको मिटाना भी रहता है, मिटाते भी हैं बच्चे लोग हवा में लिख के। कई बार क्या होता है, ये भी कराया जा सकता था बॉडी मूवमेंट, तो अलग अलग ध्वनि के लिए शारीरिक मुद्राएं, एक्शन भी निर्धारित है। किस मामले में, एक कोई शब्द है उसका कोई अर्थ होगा, है ना, उसके हिसाब से फलों के नाम, फूलों के नाम, इस प्रकार से। अक्षर कार्ड, अक्षर कार्ड भी कई स्कूलों में जो पढ़ाते समय शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। एक एक कार्ड में एक एक अक्षर लिखा होगा। स्कूलों में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज भी कराए जाते हैं, और सबसे सरल है कि ऐसे 12 मात्राओं का क्या होता है, देखे होंगे, एक इधर का होगा और इधर टुकड़े वाला मात्रा होंगे, देखे होंगे, नहीं देखे हैं क्या? बनाएंगे कभी शिक्षण सामग्री तो उसका उपयोग करिए, ठीक है। इधर का लिखा है और वो क बस रहेगा, और या तो उसको खसकाते जाओ, और इधर 12 मात्राएं होंगी। अगर इसको हटाएं तो आ की मात्रा, फिर हटाएं तो ओ की मात्रा आती जाती है। तो वो क्या है, अक्षर कार्ड के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, लगातार नए नए वर्ड बनाना। ये तो अलग बात लिखी गई है, इसमें लिखा गया है कि हम कार्ड को क्या किए, बच्चे के पास ले जाएं और उसके बाद दिखाएं और कार्ड को जोड़े। एक मात्रा वाला हो सकता है, एक अक्षर वाला हो सकता है। उसके बाद है एल्कोनिक साउंड बॉक्स। ये कुछ अभ्यास है जो उसमें शामिल था, जो आप लोगों को बता देता हूं मैं कि एल्कोनिक बॉक्स तकनीक क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा उच्चारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि आप जितना ज्यादा शब्दों को बोलते जाएंगे उतना ही आपका शब्दों पर पकड़ बनती जाती है। तो सरल शब्द का इसमें 4-5 प्रोसेस होते हैं। पहला होगा कि आपको क्या भाषा सिखाना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा।
क्या करेगा कोई टीचर, 2 या 3 ध्वनि वाला एक सरल शब्द चुन लेगा, ठीक है, जैसे ब चुना गया और स चुना गया, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बस। ठीक, अब बस में उसका बॉक्स बनाया जाएगा, ध्वनि के बराबर डिब्बे बनाए जाएंगे। ये प्रोसेस है, एक्टिविटी का ही है, ये आपके लिए जरूरी ये नहीं है, ये पढ़ना लेकिन समझ जाइए। कागज या बोर्ड पर उतने ही संख्या में क्या बना दिया गया, बॉक्स बना दिया गया, ठीक है। जितनी शब्द हैं, जैसे ब के लिए एक बॉक्स, स के लिए एक बॉक्स। उसके बाद बच्चों को वही एक्टिविटी में टोकन दे दिया गया कि आपके यहाँ क्या निकलेगा, ब निकलेगा, स निकलेगा। बच्चा प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण करते समय एक एक डिब्बे में कोई कोई ऐसे, ब है तो एक पत्थर कंकड़ डाल दिया और आगे खसकाते गए। अब इसको मैं करके बता नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद उनके वर्ण को अंत में टोकन की जगह बॉक्स के सही वर्ण को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं, कई बार स्कूल एक्टिविटीज भी होता है। जैसे अंग्रेजी का खास कर ये है कि पूरा एक पेज है जिसपे अंग्रेजी के पूरे पैराग्राफ हैं, उसमें 4-5 लोग मिल करके वर्ड ढूंढने वाला खेलते हैं, खेले होंगे आप लोग भी, है ना। एक पूरा पेज में मान लो कोई ऐसा शब्द है, ये टोकन है, तो टोकन कहाँ लिखा है ढूंढो, कोई एक बोलेगा टोकन, उसके बाद उस पेज में टोकन को ढूंढेगा। ऐसा खेले हो कि नहीं खेले हो? ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ही हम लोग शब्द भंडार को बढ़ा रहे होते हैं, बटन स्किल को डेवलप होते हैं। आप उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं स्टडी स्कूलों में कराता हूँ, तो राज्यों के नाम है, राज्यों के नाम को एक बोलेगा और बाकी राज्यों के नाम ढूंढेगा। जिले का नाम है, ढूंढेगा, उसमें पूरे जिले का, अभी सूरज को ढूंढा गया था, ऊपर में है, ठीक है, बस्तर को ढूंढा गया था। से बकर मत कर, बात मैं मारो नहीं तो सब बातें नहीं करो, तो कितना बार बोले पते पानी से दूर रह ठीक, लेकिन देख के पास टॉपिक में कोई ना कोई एक्टिविटी जिसको कराएंगे, और से आपके सामने मत यहाँ से। कभी कभी स्कूलों में की तरफ से भी भाषा विकास के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा काम से बात मत करेगा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। और पहाड़ा जो होता है 4-5 पेज का, जो आज भी 8 रुपए 10 रुपए में मिलता है, वो न जाने कब से मिल रहा होगा, और उसको आप देखें तो पूरा का पूरा उसमें एफएलएन का पूरा सार उसी में है ना, वो चिपका हुआ है, देख लीजिए आप लोग, वो उभरा हुआ भी है ना, जिसको आप क्या कर सकते हो, छू करके उसके भाव को समझ सकते हैं। ये क्या दिखाता है, ये आपके लिए सहायक सामग्री है। स्कूलों का पुस्तक भी होता है, तो वो हर पेज में 8-10 इमेज डले होते हैं, उसको जितना ज्यादा इमेज देखेगा, सचित्र वर्णन वहां पे होता है, उतने ज्यादा वो सीखता है। सरल पुस्तक भी दी जाती है। आप लोगों को ये वाला ध्यान रखेंगे, ये आ भी चुका है डेट में, प्रिंट रीच क्या होता है, पढ़े थे? प्रिंट रीच के बारे में आया था। स्कूलों में देखेंगे, खासकर प्राथमिक स्कूलों में प्रिंट रीच का ही मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी आता है हर साल प्रिंट रीच का प्राथमिक स्कूलों में, कि स्कूलों में आपको ऐसा स्कूल के दीवारों में ऐसा वातावरण बनाना है कि बच्चे देखें और ही सीख जाएं। जैसे शरीर के अंगों के नाम का इमेज बना होता है स्कूलों में, है ना, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान लिखा है, उसके बाद महीनों के नाम, दिनों के नाम सब लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद जैसे वर्णमाला भी लिखा जाएगा तो पूरे चित्र के साथ वर्णमाला लिखा रहेगा। वही है प्रिंट रीच, ज्यादा से ज्यादा हम उनके माध्यम से क्या करेंगे। इसलिए टीएलएम भी होता था पहले, टीचर लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षकों के द्वारा बनाया जाएगा, और पहले प्राथमिक स्कूलों में 500 से 1000 रुपए वो हर साल आते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा फंड डाल दिया जाता है, उसको सरकार बना लेती है, उपयोग कर लेती है। उसमें ये होता था कि खुद से बनाना है, अपने हाथ से बना करके बच्चों को जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक हो वैसा जमा करना होता था। कुछ ऐसे चार्ट हैं या फिर ऐसे नक्शे हैं जो स्कूलों में टंगे होते हैं, उससे भी बच्चे अनजाने में भी देख देख कर क्या कर लेता है, अपने हिसाब से उसको डिकोड कर लेता है। तो ये चीज था डिकोडिंग, पठन का डिकोडिंग का हिस्सा, जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं था कि हम बच्चों को
ज्यादा से ज्यादा प्रभावी शिक्षण के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इसमें प्रिंट रिज भी था ऐसे। ठीक है, तो प्रिंट ऑप्शन मुझे याद नहीं है, प्रिंट रिच था। नहीं, वो ऑप्शन वाले रहते हैं, इसमें से ए बी सही, ए बी सी डी वाला। हाँ, एक एक लाइन वाला प्रश्न कहाँ आते हैं अब। आप लोग ना थोड़ा सा, ये तो आसान शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, एग्जाम का जो शब्दावली होगा वो क्लिष्ट होता है, क्योंकि जो भाषा है वो अपने हिसाब से मूल भाषा का व्याकरण वाला जो शब्दावली है वो देगा, तो उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक रखें। जैसे इसमें प्रिंट समृद्ध वातावरण लिखा होगा, और भाषा के पेपर में अनुवाद नहीं होता है ना। इसमें तो बीच बीच में अनुवाद दे दिया गया है। चलो अब आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी टॉपिक देखें। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, अभी टेस्ट वगैरह होगा उसमें। अभी तो 2 दिन का अभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ है आप लोगों को। कौन सा वाला? गूगल टेस्ट बनाओगे तब तो। अब वो पता कैसे चलता, ऐप जो है ना, जो ऐप अभी लाइव चल रहा है उसमें पता चल जाता है कि कौन बनाया और कितना मार्क्स आया है, उसका रैंक भी आता है उसमें। हाँ ठीक है, ये भी अभी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल को बिल्कुल ध्यान से हिंदी में इतना बेहतर ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश पेडागॉजी में ये, क्योंकि मैं हिंदी में ही बताऊंगा उसको, है ना, अंग्रेजी को भी। और ये जो शब्द है उसका आप लोग क्या करेंगे, समझ डेवलप करेंगे। वही बात ही तो है इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा तभी समझ पाएंगे आप। तो सीधी बात है, इस पर आप लोग थोड़ा चर्चा भी कर चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर भाषा कभी हिंदी अंग्रेजी नहीं लिखा हुआ है। किसी भी भाषा को आप सीखते हो या भाषा का स्किल आपके अंदर आना होगा, तो उसके लिए 4 चीजें उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो किसी भी भाषा को सबसे पहले क्या किया जाता है, चारों कौशलों में सुनना जाता है। जब तक आप किसी भाषा को ध्वन्यात्मक रूप से सुनेंगे नहीं, तब तक उसको बोल नहीं सकते। भाषा की बात हो या किसी भी भाषा की बात हो या बोली की बात हो, मातृभाषा हो या कोई, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते। आप लोग चाइनीज भाषा कितने सारे चीजें सुने हो, नहीं सुने हो, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। उर्दू भाषा सुने होंगे 2-4, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो जितना आप सुने हैं उतना ही आप, हाँ ये भी है कि आपने जितना सुना है उतना ही बोल पाएंगे, है ना। जैसे अब वो 4 शब्द बोल रहे हो उतने ही सुने हो आप। हाँ, तो अभी हमने देखा है ना कि ध्वनि का, जो ध्वनि आपने सुना है उसका आपने समझ डेवलप किया है कि नहीं। हाँ, तो आपका श्रवण व्यर्थ है। जब आप किसी भाषा को सुनते हो और उसका लगातार उच्चारण करते हो, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं आपके लिए, सबसे प्राथमिक चीज होती है। उसके बाद आप शुरू करते हो पढ़ना। ठीक है, 3 स्टेप ऐसी स्थिति में होती है जो इस दोनों के बिना संभव नहीं है। सुनने और बोलने के बाद ही आप पढ़ना सीखोगे। और पढ़ना क्या होता है अभी थोड़ा सा हमने देखा है ना। पढ़ना मतलब सुनना और बोलने से ही होगा आपका पठन कौशल। फिर आप उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो भाषा क्या है, भाषा का डेफिनेशन है होता है कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन होता है। अभिव्यक्त कैसे करोगे, जब आप किसी चीज को ग्रहण करोगे, उसका मंथन करोगे, तब तो अभिव्यक्त करोगे, है ना। तो 2 चीजें हैं, किसी चीज को सुनना अर्थात ग्रहण करना, या फिर ये पढ़ना भी होता है ग्रहण करना। और अपने भाव को अभिव्यक्त आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो बोल के और एक तो लिख कर। क्योंकि सांकेतिक भाषा का स्थान इस चारों कौशलों में नहीं है ना। सांकेतिक भाषा वो अलग भाषा कौशल की स्थिति में है, तो उसमें हम
सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये चारों स्किलों के से अलग कॉन्सेप्ट है वो, है ना। साइन लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे, वो जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं, जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं, उनके लिए वो साइन लैंग्वेज उपयोगी है। जिनके पास सुनने और बोलने की क्षमता है वो ये काम करेंगे। ठीक, तो चारों कौशलों का आपको वर्गीकरण समझ में आएगा भी, और फिर से हम लोग उसको वर्गीकरण करते हैं। जो भी भाषा कौशल होता है उसमें के दो नहीं बल्कि कार्य प्रणाली और माध्यम के आधार पर चार अलग अलग दृष्टिकोण उसके हैं। पहला देखेंगे, इसको एक बार देख लीजिए कैसे कैसे आता है ये। आपके चारों कौशलों में हम अगर हिंदी बोलना सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो दो तरीके से माध्यम आपके पास उपलब्ध है। एक तो मौखिक है, ठीक है, और एक तो लिखित है। मौखिक का संबंध किससे है? दो भाषाओं, दो कौशल से मौखिक का संबंध होता है। किसका किसका? जब मौखिक कहा जाएगा तो सुनना भी मौखिक से ही कनेक्ट है, और बोलना भी किससे कनेक्ट है? मौखिक से। कोई आदमी बोलेगा तब तो आप सुनोगे, और बोलोगे मतलब बोलोगे, ये मौखिक है ना। दूसरा लिखित। लिखित का कनेक्शन किससे है? लिखित का कनेक्शन दो से है। कौन कौन से? कोई लिखा रहेगा तभी आप पढ़ पाओगे, और लिखोगे। इसको अच्छे से कॉपी में रखना। आपको ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा कि आप लोग फिर तीन वर्गीकरण होते हैं। एक होता है वर्टिकल वर्गीकरण, एक हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण। बहुत सारे से भाषा के कौशल हैं जो हम लोग ग्रहात्मक कौशल कहते हैं, अर्थात किसको हम ग्रहण करते हैं। चार कौशलों में दो कौशल ऐसे होते हैं जिसको आप अपने जीवन पे, अपने भाषा विकास के लिए ग्रहण करते हो। सुनकर ग्रहण करते हो ध्वनि को, और लिखित रूप से उसके लिपि को पढ़कर ग्रहण करते हो। ये है कांड को पढ़कर ग्रहण कैसे करेंगे आप? पढ़कर और सुनकर। अपनी बातों को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हो? अगर बोलना है तो बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हो, और नहीं बोलना है तो लिखकर। तो भाषा के चार कौशलों में ये बहुत जरूरी होता है। उसके हिसाब से फिर से इनपुट आउटपुट आउटपुट माना गया है। इनपुट आउटपुट किसको कहेंगे? पूरा मिक्स हो जाता है ना, हर प्रकार की वैरायटी में चारों का उथल पुथल करके मिक्स हुआ है। इनपुट वही है, ग्राह्य करना, ग्रहण करना, है ना। सुनकर आप किसी विचार को ग्रहण करते हो, सुनना, और पढ़कर विचार को ग्रहण करते हो। जैसे हम अगर बात करें, कोई शब्द भंडार है, कोई ग्रामर है, कोई विचार है, उसको आप सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट मतलब अभिव्यक्त। तो शब्दावली अगर ऐसा आ जाता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट में रखा गया है, क्योंकि आप ग्रहण और अभिव्यक्ति तक सीमित थे और आ गया इनपुट, तो ऐसा तो पढ़े ही नहीं थे। तो भाव को समझिएगा, इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट किसी डेटा को ग्रहण करना, आउटपुट मतलब अभिव्यक्त करना डिस्प्ले में। चलिए अब देखेंगे सुनना। इस पर भी हमने चर्चा किया था कि सुनना मतलब श्रवण करना। सुनना मतलब श्रवण करना। आप सब चीजों को श्रवण करते हो, है ना। आप क्या करते हो? सब चीज को श्रवण करते हो, सब चीज को सुनते हो, लेकिन जिसका आप क्या करते हो? अर्थ समझते हो, उसी को लिजनिंग कहा जाएगा।
कूलर की आवाज सुन रहे हो आप, पंखे की आवाज सुन रहे हो, क्या अर्थ है उसका? नहीं, हो सकता है गाना चल रहा हो कुछ, तो कूलर से पंखे से कोई आवाज तो आ रही है, लेकिन वो क्या आवाज है, आप उसका क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। देखिए कई बार ये सुनना का मतलब श्रवण ही होता है ना, सुनना का मतलब श्रवण ही होता है असल में, श्रवण कौशल। जब स्किल की बात आएगी तो सुनना, श्रवण कौशल मतलब लिजनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, श्रवण कौशल मतलब सुनना का मतलब होता है केवल सुनना, और श्रवण मतलब भाव या अर्थपूर्ण ढंग से आप क्या कर रहे हो। इसीलिए आप लोगों ने जितने भी प्रवचन वगैरह होता है तो आप क्या करते हो, आपको एक शब्द आता है, क्या करने वाले, सुना है, श्रवण पान करने वाले। ठीक, इसलिए आपको श्रवण पान का शब्द कहा जाता है। समस्त श्रोतागण अर्थात जो मंच में कोई बोल रहा होगा उसको केवल सुन रहा होगा, ऐसे लोग नहीं हैं आप। सुन करके क्या कर रहे होंगे आप, उसका अर्थ समझ कर रहे हो। पान मतलब ग्रहण करना है ना, तो श्रवण पान का मतलब हो गया अर्थपूर्ण ढंग से उस कॉन्सेप्ट को ले रहे हो, ऐसे प्रवचनकर्ताओं का मानना है। तो आप केवल श्रोतागण नहीं है, क्या है, श्रोतागण। सुनना बहुत अच्छा स्किल माना जाता है कि अब ये भी पूछा जाता है कि भाषा विकास का सबसे प्राथमिक जो कौशल है वो क्या है, प्राथमिक कौशल सुनना, है ना। आप जितना बेहतर सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, है ना, और सुनेंगे नहीं कैसे बोल पाएंगे। इसीलिए जितने भाषण होते हैं बड़े बड़े, किनका, महान लोगों का, उसका हम क्या करें, सुन मेरा। हम जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा हम सुनते हैं वैसा बोलते हैं। अगर आप लोगों को बचपन से ही किसी भाषा का, किसी अक्षर का ऐसा उच्चारण बता दिया जाए जैसा शिक्षकों के द्वारा, पालकों के द्वारा बताया गया है, तो आप उसका वैसा ही उच्चारण करेंगे जैसा आपने सुना है ना। इस पर बार बार कहा जाता है कि सही उच्चारण आपको करना चाहिए। सुनते समय आपको कुछ और सब स्किल्स या फिर उपकौशल होना चाहिए। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा आप सुनेंगे, है ना। बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग जितना अच्छा सुने रहे होंगे उतना अच्छा वो बोलते होंगे। उसके साथ साथ क्या है, उतार चढ़ाव, ये बहुत जरूरी है। किसका उतार चढ़ाव, शब्दों का, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शब्द हैं उनको उसी भाव से नहीं बोला जाता। अभी भी अंग्रेजी को दे दिया जाए तो आप जहां पर रुकना है वहां पे नहीं रुकेंगे, उसको जिस भाव से बोलना है उस भाव से नहीं। वो पढ़ते हैं तो पढ़ ही देते हैं, है ना। हाँ, तो यही है कि आपको कब उतार चढ़ाव करना है, कब ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें कुछ विस्मय आदि बोधक जैसे चिन्ह होंगे, तो उसको थोड़ा सा कैसे बोलना है, उसी हाव भाव से बोलना है। प्रश्नवाचक होगा तो उसको प्रश्न पूछने के जैसे बोलना था, है ना। तो चिन्ह तो देखते ही नहीं होंगे, पढ़ते होंगे तो लास्ट में दिखता अच्छा क्वेश्चन मार्क है। तीसरा है, जो आप सुन रहे हो तो बोलने वाला का आपको क्या समझना पड़ता है, मनोभाव समझना पड़ता है। जितना अच्छा आप लोगों के मनोभाव समझेंगे, ये भाषा सीखने के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है ना बात, भाषण को मत लीजिए, भाषा सीखना है तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब बोल रहे होते हैं तो एक मेन क्या होगा, विचार होता है, उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बताई जाती हैं तो उसको भी समझना पड़ेगा।
एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो उसके बाद जैसे हमें इसको पढ़ने के बाद मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपको मूल बिंदु से नहीं भटकना है। बात चल रही है भाषा कौशल की, तो आपके पास जितने एग्जाम्पल होंगे जो बताया जा रहा है उस एग्जाम्पल को उससे क्या करना है, कनेक्ट करते हुए समझना है। तो कौन सा स्किल में आएगा, सुनना। दूसरा होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको बोलना। बोलने का मतलब है कि अपने विचारों को या फिर जो चीजें आपने सुनी है उनको आपने क्या किया है, नियमबद्ध ढंग से पेश किया है, उसको जैसे सुना है वैसे पेश किया है। तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, बोल देंगे कुछ भी। बोलने का भी मतलब है कि आपका जो बात होगा वो या तो भाषा को बेहतर ढंग से सुने हैं तो आपको ग्रामर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सुन तो लिए हो, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, सुन तो लिए थे, जब बोलने का नंबर आया तो आपने क्या किया, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा सुने थे आप लेकिन आपने उसको क्या नहीं किया, ग्रामर के हिसाब से सेट नहीं किया। भाषा का एक है कि आपने जैसे जैसे चीजों को सुना है वैसा ही उच्चारण करेंगे, और बोलना तब सीखेंगे जब आपके अंदर शब्द बनाने का एक क्षमता विकसित होगी। दूसरा चीज, आप बोलते हो तो कुछ भी नहीं बोलना है। जब भी बोलने की बात आती है तो सामाजिक शिष्टाचार का भी ध्यान रखा जाता है। बोलने के क्रम में कुछ ऐसे चीजें भी ध्यान रखना है, जैसे आपको इसके सूक्ष्म कौशल और हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ और उचित गति से बोलना। जिस प्रकार से हाव भाव से सुने हो, लय से सुने हो, उतार चढ़ाव से सुने हो, वैसा ही आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तब उस भाषा का क्या होगा, उस भाषा में बात करना, बोलना सार्थक होगा। तेलुगु भाषा के लोग जिस लय से स्पीड से बोलते होंगे उस स्पीड से ही आपको बोलना पड़ेगा, है ना। और आपको छत्तीसगढ़ी आप तेजी से बोल सकते हो लेकिन छत्तीसगढ़ी तेजी से पढ़ नहीं सकते, है ना। तो वो भी चीज है। स्थिति के अनुसार कभी कभी बोलना है, या फिर एक अच्छा वक्ता, इसके एक दूसरा एक चारों स्किल का पिछले पीडीएफ को भी आप लोगों को दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब स्किल्स भी हैं और एक अच्छे वक्ता के गुण क्या होते हैं, कैसे बोलना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता का जो बात होता है वो कैसे बोलते हैं। हर कोई नहीं बोल पाता, है ना। अच्छे वक्ता के क्या गुण होते हैं, अच्छे सुनने वाले होंगे, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बोल रहा होगा तो उनके अंदर, आपके अंदर भी बोलने की क्षमता है। जैसे इसमें आया है दो चीज, औपचारिक और अनौपचारिक। कुछ लोग होते हैं तो घर में बहुत बात करते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इनफॉर्मल, अनौपचारिक ढंग से। जब उनको मंच में बोलने बोला जाए तो फिर कांपना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग ही भले अच्छे श्रोता होंगे लेकिन आपको बोलने बोला जाए तो अभी बोलेंगे आप लोग चारों स्किल के बारे में एक एक पैराग्राफ बोलना है, खड़े होकर माइक दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं एक दिन क्या चीज के लिए बोला था ना, यहाँ बोलना है, पढ़ना। पढ़ने के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। पढ़ने के मामले में कि हम भाषा को क्या करते हैं, पढ़ते समय डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद उसका मीनिंग निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तब हम चीजों को समझ पाते हैं। तो ये केवल किसी लिपि को पहचान कर बोलना बस नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ समझ करके हम क्या करते हैं, सीधी बात है, जो लिखा रहता है उससे हम बात करते हैं। इसका ये मतलब होता है जो लिखा हुआ है वो कुछ बोल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, यही बात है। हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ कब लेंगे, किसी भाषा को पढ़ने की दक्षता तब आएगी जब आपने इसका लगातार अभ्यास किया है, वर्णों को समझा है, लिपि को समझा है, उस शब्दों का अर्थ समझ में आया है, तब आप भाव को आगे समझते हुए आगे ले जाएंगे। वही फिर आ गया है कि हम वर्ण और मात्रा की पहचान करें, शब्द का ज्ञान रखें, जो लिखा है उसे सीधे सीधे तौर पे समझें। उसके बाद कभी कभी उनका अर्थ भी निकालना होता है। अर्थ दो प्रकार से निकलता है, एक तो होता है
अनुमानित अर्थ होता है ना। एक सीधा सीधा अर्थ होगा, जैसे अभी बोला ना कि रोहित स्कूल जाता है, वो सीधा अर्थ हो गया। कुछ ऐसे सेंटेंस लिखे होते हैं जिसको पढ़कर आप उसको समीक्षा करेंगे, है ना, कि क्या बात कही जा रही है। जैसे वही समाज शास्त्र की पुस्तक होगी, दर्शन शास्त्र की पुस्तक होगी, राजनीति विज्ञान की जो बातें होती हैं उनको पढ़ते हैं तो उसके बाद उस पर क्रिटिकल थिंकिंग अपनाते हैं, फिर से सोचते समझते हैं। तो यही है। राइटिंग क्या है? लिखना होता है, ये किसी भी बात को ये सबसे कठिन काम भी माना जाता है, और जब आप बोल नहीं पाते हो और अपनी बातों को अभिव्यक्त करना होता है तो सबसे अच्छा साधन होता है लिखना। एग्जाम हॉल में आप स्वतंत्र होते हो उत्तर लिखने के लिए, लेकिन वही प्रश्न अगर शिक्षक खड़ा करा करके पूछ देता है आपको, है ना, और उसको लगातार बोलना होगा तो आप नहीं बोल पाते थे। अगर एग्जाम हॉल में आप स्वतंत्र हो, विचार को व्यक्त करने का लिखित साधन है कि आपके पास क्या है, एक ऐसी स्वतंत्रता है जो अपने विचारों को स्थायी रूप से लिख दिए, मतलब लिख दिए, है ना। उसके बाद अमूर्त अभिव्यक्ति क्या है? क्योंकि आप जब लिख रहे होते हो तो आपके विचार जो हैं किस भाव से चल रहे होते हैं? अमूर्त। और वो अमूर्त जो चीजें हैं लिखने के बाद क्या होती हैं? मूर्त रूप में प्रकट होती है। चारों कौशलों में सबसे अंतिम कौशल और जटिल कौशल किसको माना गया है? इसी लिखने को। क्योंकि आपको क्या क्या चाहिए? लिखने के गुण। जो पीडीएफ आपको दूंगा इसमें क्योंकि डिकोडिंग कोडिंग का सिस्टम था तो ये वाला पीडीएफ आपके लिए प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो आपको लिखने आना चाहिए, तो क्रमबद्ध करने आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया था वैसा ही आप लिखोगे और सामने वाले को भेज दोगे। एक पत्र लिखना है और आप पूरा भाषा को कैसे लिख रहे हो, उल्टा पुल्टा लिख रहे हो शब्दों को, है ना। सबसे लास्ट एक पेज का है जो सबसे लास्ट में है लिखना है, उसको शुरुआत करते हो है से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? आपका लेखन प्रभावित हो जाएगा। क्रमबद्ध होना चाहिए। सही वर्तनी भी बहुत जरूरी होता है। और जो बड़े एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम मतलब जिसमें लिखित परीक्षा होता है, उसमें आपके राइटिंग का प्रभाव थोड़ा कम होता है। मतलब आपका राइटिंग अगर खराब भी है लेकिन आपका जो वर्तनी जो है, आपने कोई गलती नहीं की है लिखने के समय। जैसे मैं लिखना है तो मैं में बिंदी भी लगाए हो, आप भले ऐसे लिख दिए हो ऐसे, लेकिन सामने वाला पढ़ लेता है और भाव को समझ लेता है तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। तो नॉर्मली स्थिति में देखें तो जितना अच्छा पाठक के लिए क्या जरूरी है, पढ़ने वाले के लिए? आप लोग पेपर चेक किए हो क्या? पेपर चेक करोगे तो सबसे पहले प्रभावित कब होते हो? जो अच्छा हैंडराइटिंग होता है। ये हैंडराइटिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, बात ये होती है कि आप उसको बिना किसी तनाव के पढ़ सकते हो, यही बस बात होती है, बाकी वो कुछ नहीं है। राइटिंग अच्छा है उसके बाद भी गलतियां हैं तो वही आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। उसमें तो सीधे सीधे दिखेंगी और फोड़ो वोड़ो लिख दिए हो तो दो चार गलती भी, हाँ, तो मैनेज हो गया दोनों में, है ना। इसलिए क्या बोला गया है? तालमेल बिठाना पड़ता है, सभी चीजें आनी चाहिए तब आप अपना लेखन शुरू करिए। अंतिम अवस्था होती है, ठीक, ये फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान देंगे। इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में क्या होता है? आप सुनते हो और पढ़ते हो, है ना। आउटपुट में लिखते हो और बोलते हो। दोनों का आंतरिक संबंध कैसे कैसे है? पढ़ना और लिखना। पढ़ना का संबंध लिखने से है, दोनों की बात की जा रही है। एक दूसरे के बारे में देखिए, बोलना और लिखना का अंतर संबंध क्या है? दोनों अभिव्यक्ति के साधन है, ठीक है। ऐसा मैं बोलते जा रहा हूं, वही बातें यहां लिखी गई है। उसके बाद पढ़ना और लिखना
ये आपस में किस प्रकार से संबंध है? पढ़ना और लिखना। जो लिखी जाती है वही पढ़ी जाएगी, जो पढ़ी जाएगी वो, दोनों का संबंध। ये है प्रश्न, चारों कौशलों में किन दोनों कौशलों का संबंध लिपि से होता है? आप इमेजिन करिए, लिखेंगे तभी लिपि की आवश्यकता पड़ेगी और पढ़ोगे तब भी लिपि की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अब सुनेंगे तो क्या लिपि, जो सुन रहे हो सुन रहे हो, तो दोनों का संबंध इससे है। सुनना और लिखने का संबंध किस प्रकार से है? ये है, इसमें ये आएगा, इन दोनों का संबंध, ये उसका संबंध किस प्रकार से था? लिपि से था, और उनका संबंध दोनों सुनने से था, और इसका संबंध अल्पकालिक स्मृति से है। आप सुनते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आपकी स्मृति चली जाएगी। जितना सुने उतना आप लोगों को याद होता, तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए, बैठे रहिए, उसके एग्जाम में आएगा तो क्या कर दोगे, लिख दोगे। दूसरा, लिखना वाला चीज आपको याद रहता, अगर आपको कुछ लिखने बोला जाए और एक पेज अपने विचार अभिव्यक्त कर देंगे, 5 मिनट बाद उस पेपर को वापस लेता हूं फिर से लिखो बोला जाए, आप नहीं लिख पाएंगे। तो दोनों क्या है, अल्पकालिक स्मृति के लिए ये काम करते हैं। चलिए, अभी तक जो हम लोग या फिर भाषा विकास के भाषाविद ये बोल रहे थे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सुना जाता है, सुनने के बाद क्या सीखोगे, बोलोगे, है ना। इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं, फिर पढ़ना सीखेंगे, अंत में क्या सीखेंगे, लिखना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को सिखाने के कौशलों को क्रमशः ना हो करके क्या किया जा रहा है, एक दूसरे को अंतः संबंध, यही तो आपका टॉपिक है, चारों कौशलों का एक साथ अंतः संबंध। अगर अंतः संबंध नहीं बोला गया तो आप चारों को ऐसे सुबोपाली ऐसे याद करते थे पहले, है ना, करते थे क्या? ऐसा कुछ लोगों को देखा था मैं, नोट्स में ऐसे लिखे थे, सु बो पा ली, और इसको सर्च करोगे तो ऐसा वाला मिलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अंग्रेजी में ये LSRW था। तो ये ऐसे क्रमशः ना हो करके अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसको माना जाता है एकीकृत रूप से। जैसे भी कंपटीशन बना रहे हैं ना, ये होना है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो चारों एक साथ जरूरी है। एक्टिविटी कराना होगा, इसको आप लोग देखेंगे। जैसे उदाहरण है गतिविधि, शिक्षक एक छोटी कहानी पढ़कर सुनाया, बच्चे को कहानी के अंत पर अपने अपना जो व्यू देने को कहा। तो ये पहले जितना बेहतर ढंग से सुनेंगे उतना अच्छा उनको उस पर, अभी आपको पूछूंगा पूरा, जितने अच्छे से सुन रहे हो आपके लिए तो दृश्य सब्र सामग्री सब रखा हुआ है। फिर बच्चों को कुछ जिसको लिखने आता है या पढ़ने आता है, खासकर पढ़ने आता होगा, उनको बोर्ड में कहानी लिख करके कहा गया इसको पढ़िए, है ना। उसके बाद किसको लिखने आता होगा तो लिखने कहा जाता है। तो चारों प्रोसेस एक साथ की जा सकती है। हम लगातार बच्चों को सुनाते हैं तो ये अल्पकालिक है, फिर बार बार रिपीट किया जा रहा है। भाषाविद भी बोल रहे हैं कि अल्पकालिक है, तो सुनने का कौशल पूरा विकसित होगा तब हम उनको बोलना सिखाएंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए अंतः संबंध को ध्यान में रखें। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। 2 टॉपिक फिर बचेगा हिंदी का, है ना, देखेंगे इसको। इसी हफ्ते आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से आपको देखना है थोड़ा समय। अब ये वाला सिलेबस में है कि नहीं, या था कि नहीं पहले? आप लोग 3 दिन सिलेबस को याद करिए। सिलेबस याद हो गया तो आपका 50% नोट्स या कंटेंट याद हो गया।
हाँ, प्रश्न नंबर 101। आ सकता है। तो ऐसा क्यों याद करने का आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा पता है? जैसे आपको सुनना बोलना लिखना वाला याद है, सिलेबस में है, तो पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट फिर से दिमाग में रिवाइज हो जाता है, इसलिए सिलेबस याद करना है। ठीक है, संज्ञा हो गया, आप पढ़ रहे हो, संज्ञा भी है, तो जैसे ही संज्ञा बोला उसके प्रकार और उसके सब चीज दिमाग में आ जाती है। जितना अच्छा पढ़े रहोगे ना, वो अब छप जाएगी। तो सिलेबस बस कम से कम दिमाग पे रहे। जैसे कहा गया लाभ हानि गणित में, तो लाभ हानि पर 1 मिनट भी लाभ हानि पर विचार कर लिए तो पूरा सूत्र याद आ जाएगा आपको। तो सिलेबस याद हो तो याद हो जाएगा। बीच बीच में गणित के जो पेडागोजिकल है या कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो नहीं है, उसको बीच बीच में बता दूंगा आप लोगों को, और पढ़ते भी रहो। नया पुस्तक आने वाला है, एक पुस्तक रखेंगे, सहायक शिक्षा का जो नए नए जुड़े होंगे ना, वो आएगा। ये नहीं है ना, अभी इस साल ऐड हुआ है। नहीं, 2 का है। उसमें एक था, रचना में आता है लोकोत्ती मुहावरा ना, वो वाला रचना का टॉपिक है। चलो देख लेते हैं। इसमें है वाक्य रचना कौशल। डेफिनेशन पढ़े? अभी हमने जस्ट एग्जांपल दिया था, है जाता स्कूल रोहित, ऐसा लिखा हुआ था ना, वही एक सिलेबस का एक हिस्सा है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर वाक्य रचना का स्किल कैसे आएगा। तो सीधा सीधा इसका कनेक्शन है, जब भाषा को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हो, तो लिख जब रहे होते हैं हम या पढ़ रहे होते हैं, तो एक सामान्य ग्रामर की जो चीजें हैं वो आपके दिमाग पर आ जा रहती है। ठीक है, ग्रामर की चीजें जब तक दिमाग में नहीं आएंगी, आप उसको उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी, जैसे आपको कुछ शब्द लिखना है, जैसे स्कूल जाता है, तो जाता है लिखा हो, तो आपने ये अंदाजा लगाया है कि वर्तमान काल के समय की बात होगी। गया था, तो उसको आप अकेले में बैठ के पढ़ भी रहे हो, तो जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, अर्थात काल का ज्ञान नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है, कर्ता किसको कहते हैं, कारक किसको कहते हैं, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी वाक्य की रचना नहीं कर सकते। क्योंकि वाक्य 2 या 2 से अधिक पदों से, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाली क्या होती है, संरचना होती है ना। तो लाइन यही कहता है, वाक्य की रचना कौशल जब भाषा अधिगम और व्याकरण का कोई भी ऐसा घटक होता है जिसको हम क्या करते हैं, ये लाइन ध्यान रखिए, जिस भाषा को आप सीख रहे हो उसी भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। उसी अनुसार आप क्या करते हो, सही सही सार्थक सार्थक वाक्य बना पाएंगे, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख पाएंगे और स्पष्ट वाक्यों में बता पाएंगे। नहीं तो आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ये जो अंडरलाइन लिखा हुआ है, हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में वाक्य बनाने के लिए आप वाक्य रचना का केवल शब्दों को एक साथ रख देने से आप वाक्य बना लेंगे क्या? अभी मैंने पांच शब्द 4 शब्द रखा था, वाक्य बना। वाक्य बनना चाहिए तो कौन सा, सार्थक सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो क्या क्या होगा, आपको शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पद बंध अर्थात पद को
पदबंध हटा दिया गया है, नहीं है। पद क्रम है, पदबंध नहीं है। पद क्रम यही है, जब पद क्रम जो आया है ना, पदों का अर्थात शब्दों का क्रम कैसे होता है, जो हिंदी में पद क्रम एक लिखा हुआ था ना, पद क्रम का मतलब होता है वाक्य रचना। ठीक है, पद क्रम का मतलब होता है वाक्य रचना। पदबंध किसको कहते हैं? पदबंध एक लाइन में बता दीजिए, अब पढ़े हुए हो, अब पढ़ने का बताओ, आप बताओ। पदबंध पदों को बांध करके एक शब्द बनाना। बहुत सारे शब्द को जोड़कर एक शब्द के रूप में, ये एक पद के रूप में बनाना, वो पदबंध कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ना अब कुछ एक एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। पदबंध एक कभी आ गया कि पदबंध क्या होता है तो ध्यान रखेंगे। जैसे स्कूल में किशन रोटी लाया है, एक सामान्य शब्द हो गया। ठीक है, क्या लाया है? रोटी लाया है। किशन बहुत ही कमजोर छात्र था, है ना, और वो उसको रोज रोज टीचर के द्वारा मार पड़ता था। किसी ने पूछा कि रोटी कौन लाया है, तो बोला गया मार खाने वाला किशन। तो वही जो मार खाता है वही किशन, ऐसा है ना। तो फिर आगे ये रिपीट होता है। तो यहां से यहां तक 4 पद या 4 शब्द बंधा गए। एक बात को बताने के लिए हमने पदों को बांध दिया और एक पदबंध बनाया। तो संज्ञा पदबंध है ये। ऐसे संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है। तो पढ़ लेंगे, समय मिले तो। समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप वैसा ही ध्यान रखेंगे। प्रश्न आता है ऐसा आएगा, और यहां से ऐसे अंडरलाइन रहता है क्वेश्चन जब भी आता है, और ये पूछा जाता है किस प्रकार का पदबंध है। अर्थात ऐसा लिखा जाएगा, मार खाने वाला किसान रोटी लाया है, और नीचे में अंडरलाइन रहेगा, और ये इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। फिर नीचे रहेगा रेखांकित जो पदबंध है किस प्रकार का पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न नहीं आया है। संज्ञा पदबंध नाम है ना, ये किशन को ही हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक, भाषण देने वाला मैं ये सर्वनाम हो जाता। पहचान, संज्ञा को पहचानना है, सर्वनाम को पहचानना है, वो किसको पूरे शब्द में बांध रहा है। चलिए इसको देखेंगे तो सरल रहता है, रेखांकित कर दिया जाता है, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे आप। तो क्या हो गया, आपको क्या जब भी शब्द की रचना करनी हो, सॉरी वाक्य की रचना करनी होगी, पदबंध को जानना जरूरी है, लिंग वचन कारक पुरुष, है ना। अब आपको शब्दों की पहचान नहीं, अभी आप लोगों ने जेंडर पढ़ा है ना, वचन पढ़ा है ना। अब यहां लिख दिया गया है आप बताओ क्या गलती है इसमें? गलती पहचानना है, 4 शब्दों में कौन सी गलती है ये निकालना है। हाँ, खाई नहीं होगा, ये पूरा लाइन सही है। रोटी को खाई जाती है, भात को खाया जाता है ना। तो आपको क्या ज्ञान नहीं है? जेंडर का ज्ञान नहीं, शब्दों के हिसाब से। तो जब तक चीजों के बारे में व्याकरणीय सम्मत ज्ञान नहीं होगा, आप वाक्य की रचना नहीं कर सकते। तो देखेंगे आगे, हिंदी में वाक्य रचना का एक सिंपल मूल संरचना होता है। जब भी हम लिखना शुरू करते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। क्या आता है, पहले कर्ता आता है, फिर कोई भी कर्म को लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट में क्रिया लिखी जाती है। और वैसे ही जैसे हम लोग अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में ये रिप्लेस हो जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है,
फिर क्रिया होती है, ठीक। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस, आप लोग ने टेंस पढ़ा था ना, बहुत सारे सूत्र यही होते थे। वाक्य रचना का नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 1 2 3 ऐसे पढ़ते थे, वो वही तो वाक्य रचना है, वही अंग्रेजी की वाक्य रचना है। फिर उसके बाद कभी कभी आप भूल गए क्या लगाना, एस या एस लगाना भूल गए, तो ये पदों की रचना है, वाक्य की रचना है। हिंदी में भी जो जो चीजें बीच में आती जाएगी उस हिसाब से उसका प्रयोग करते जाएंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें हिंदी वाक्य रचना के मुख्य तत्व हैं, पढ़ देता हूं भाई जल्दी से। पहला तो हम जब वाक्य बना रहे होंगे तो वाक्य सार्थक बनना चाहिए। अब ये देखिए, एक वाक्य लिखे हुए राम पानी खाना खाता है, सब पद सही है, राम नाम के शब्द हैं, पानी भी शब्द होता है, खाना भी शब्द होता है, लेकिन क्या ये व्यवस्थित है? नहीं है। राम खाता किसको है? खाना को, और पीता किसको है? पानी को। तो वाक्य रचना का पहला रूल हो गया कि हमको कैसे वाक्य बनाने चाहिए, ये आ गया। आपको वाक्य रचना कौशल में आवश्यक तत्व हैं, वाक्य की सार्थकता है ना, क्रमबद्धता, व्याकरणों का ज्ञान, यही तो है, इसी को तो हम बता रहे हैं वाक्य का गुण। वाक्य के गुणों के हिसाब से है। वाक्य कितने भी सरल वाक्य पढ़ चुके हैं हम लोग, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, वो भी इसी के हिस्से होते हैं। उसके बाद हमने वाक्य को किस किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके क्या क्या अर्थ होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य बता चुके हैं 8 प्रकार के। तो पहला चीज वाक्य में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई, अरे कैसे चलो, मीनिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, योग्यता किसको कहेंगे? योग्यता का मतलब होता है कैपेबिलिटी, अर्थात जो भी आप लोग वाक्य लिख रहे हो वो उसी के रिलेटेड होना चाहिए, है ना। जैसे मैं बोल दिया मैंने पानी में आग लगा के आया हूं, अभी बोल दिया मैंने, क्या बोला हूं? हाँ, तो जो चीज संभव है वैसा ही हम लोग, वाक्य ठीक है, शब्द संरचना ठीक है, लेकिन कभी कभी उसकी, किसान कुल्हाड़ी से खेत जोतता है, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या लगेगा? तार्किक क्षमता भी कोई चीज होती है। पानी में आग, संभव नहीं, संभव नहीं बोल सकते, संभव, हाँ संभव है, लेकिन अभी ये तार्किक क्षमता से परे है। किसान हल से खेत जोत सकता है। तीसरा जो होता है क्या? आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। जो चीज आप बताना चाह रहे हो वो ऐसा कंप्लीट होना चाहिए, तब हम उसको पढ़कर अर्थ समझेंगे। अब कोई एक कहानी लिखने वाला आधा आधा लिख के छोड़ दिया है, 2 2 3 3 लाइन लिख लिख के छोड़ दिया है, लास्ट में पूछता है कहानी का क्या मतलब था, है ना। जैसे लिखा है खाता है, कहानी में आया था खाता है, उसके बाद गया नहीं था, बताइए क्या क्या कहानी में बात कही हुई है, तो आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ वही मतलब है कि जब आप किसी के द्वारा लिखे हुई बात को, वाक्य रचना का बात को आप जानने की इच्छा रखते हो, आकांक्षा रखते हो, और वो क्या रह जाए? अधूरी रह जाए, तो आप अपनी बात को पूर्ण रूप से लिखें। फोर्थ है आसक्ति या निकटता। जब वाक्य को बोलते हैं या लिखते हैं उसके बीच समय या स्थान का भी उचित संतुलन होना चाहिए। एक शब्द आज और दूसरा शब्द कल, ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब यही है व्याकरण का, आप क्या करें, ध्यान रखें। और पदक्रम, ये आपका एक अलग से टॉपिक है, पदक्रम ही तो है ना। पदक्रम में किसके बाद क्या आता है ये पद हमेशा ध्यान रखेंगे। पदक्रम का एक सेटअप है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको आप लिख सकते हो, पीडीएफ अभी डालूंगा उसको पढ़ सकते हो। पदक्रम का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, या फिर जो काम करने वाला या उसको कोई संपन्न करने वाला पहले आएगा। कर्म और उसका विस्तारक
बीच में मतलब सेकंड स्थिति है। उसके बाद क्या आता है, ये पदक्रम को हो सकता है पूछ दे, बार बार इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि नया नया जो स्थिति होती है, जैसे आपको ये सभी चीज ना दे करके ये पूछ दे किसी भी विशेषण, लिख देता हूं, किसी भी हिंदी व्याकरण में क्या करना होगा, इनको पद क्रम के रूप में किसी एक पद क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। ये हो सकता है क्वेश्चन। पहले क्या आएगा, अब कर्ता को हटा करके मैं अगर यहां पर ये लिख देता, संज्ञा लिख देता, है ना, सबसे अंतिम में क्या आएगा, सोच के बताइए, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, सबसे अंतिम में आएगी सहायक की। अन्य शब्द कहीं भी लग सकते हैं, है ना, लेकिन आप शब्द बनाएंगे उसके बाद, इसीलिए पद परिचय बार बार बोला जाता था कि कौन सा पद कौन सा है, उसका ध्यान रखेंगे। जब भी अंग्रेजी या हिंदी में जो अंतिम पेशे सॉल्व करेंगे अंग्रेजी में, तो हिंदी अंग्रेजी का विशेषण विशेष से रूल सेम होता है। विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आता है। ये अंग्रेजी में आप लोगों को एक कोई शब्द दिखा होगा, इनमें से विशेषण पहचानना है, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है गुड बॉय, गुड बॉय, थोड़ा देर बाद, विशेषण विशेष से अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, ठीक। तो आपको कभी कभी आपको पता है नाउन पहचानना आता होगा, अब ऐसा लिखा होगा कि यहां से यहां तक ये पैराग्राफ में ये जो गुड शब्द, ये तो गुड तो आप पहचानते हो, आपको नहीं पता है कुछ ऐसा शब्द लिखा गया है जैसे उसका पहचान आपको नहीं है, लेकिन जस्ट आगे दिखता है बॉय लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या है पूछा हो, तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, विशेषण है। अगर विशेषण ये संज्ञा पता चल गया है या सर्वनाम है ये पता चल गया, ये विशेषण है ये पता चल गया है, और आपको ये वाला इससे पहले वाला शब्द पूछता है ये क्या है, तो ये कभी विशेषण नहीं हो सकता। विशेषण की विशेषता बताने वाले या तो प्रविशेषण होंगे। तो ऐसा अंग्रेजी में भी आपको नहीं भी आता ना, ग्रामर की स्थिति में कॉन्सिन पैसेज को ऐसा ही बनाया जाता है, 2-3 प्रश्न जो आते हैं उसको शब्दों को देखना है, संज्ञा सर्वनाम शब्द पहचान लेते हैं। सबसे अच्छा चीज ये है कि आप लोगों को सर्वनाम तो पता है, दिस दैट जो अंग्रेजी का जो नाम है, उसके बाद जो नए शब्द होते हैं, कई बार संज्ञा शब्द भी आप नहीं पहचान पाएंगे तो फिर मुश्किल है, छोड़ देना, मत बनाना। नहीं तो एक आध मेहनत से बनाए होंगे, 10 नंबर में एक आध बना होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ये अन्वय या समन्वय जिसको कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। समन्वय का मतलब होता है जैसे जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, लड़का फल खाता है, तो लड़का है तो खाता होगा, लड़की है तो ये किस पर आधारित है, संज्ञा के आधार पर हो रहा है। क्रिया के आधार पर जो प्रश्न पूछा तो क्रिया के आधार पर लिंग परिवर्तन था। क्रिया जो काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे रोटी है ना, परिवर्तन क्या हो रहा था, क्रिया, खाया खाई, किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर क्रिया बदल रही थी। अब ये कारक विभक्ति का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कारक विभक्ति को सही सही लगाना है, कर्ता में ने लगता है, कर्म में को लगता है, ये सब चीजें। तो यही आपके लिए क्या है, पद क्रम या वाक्य रचना के नियम होते हैं। तो वाक्य रचना या सीखने समझने में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वाक्य रचना कैसे करेंगे, सुनकर सही वाक्य पहचानते हैं तो वो लिसनिंग के मदद से, पढ़ते समय जटिल वाक्य को समझता है तो कैसे, बोल करके, है ना, पढ़ करके, बोलते समय सही पदक्रम, मतलब बोलकर, लिखते समय शुद्ध अन्वय और विराम चिन्ह राइटिंग में, ये रचनाएं
डेवलप होती हैं। कुछ कुछ वाक्य रचना की रणनीति ये होती है कि आप कैसे कैसे रणनीति अपनाते हैं। तो पहला ये है, शब्द कार्ड और वाक्य निर्माण में अलग अलग शब्दों को आप क्या करते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं। प्राथमिक स्तर में सिखाना ही है, ऐसा हम लोग वाक्य बनाने के लिए सिखा सकते हैं। कई बार इमला लिखवाया जाता था पहले, इमला जब लिखवाया जाता था तो बहुत सारी गलतियां वर्तनी में लोग करते थे, लेकिन जैसा बोला जाता था वैसा ही सुनते थे और वैसा ही लिखते थे। गलतियां केवल वर्तनी में होती थी। तो कभी कभी जब खुद से आप सेंटेंस क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी होती है। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है, ये सही है क्या? ये क्या है? हाँ, क्या गलती है बताइए? मेरा होगा, मेरी होगी, है होगा, है होगा, क्या होगा इसमें बताइए? आपको पद क्रम चेंज नहीं करना है, पेन को सामने नहीं लाना है, तब बताइए। यह ये पेन मेरा है नहीं करना है, ये हाँ, क्या आप लोगों को दिख रहा होगा अंतर? आपको सर्वनाम पहचानने में, ये सर्वनाम नहीं बोल सकते, ये नहीं होता। क्या होता है? एक है तो ये किसके परिपेक्ष में लगा है? इस एक वचन के कारण से यह। तो आपको कभी कभी देखने से ही लगेगा कि सही है। वाक्य शुद्धि पर के जाएंगे। और ये दो वाक्य है, वाक्य के संयोजन कैसे होता है? छोटे छोटे वाक्य बनाइए, फिर बड़े वाक्य बनाइए, फिर और बड़े वाक्य बनाइए। इसीलिए सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। बारिश हुई, एक वाक्य हो गया, और मोर नाचने लगा। बारिश हुई और मोर नाचने लगा, संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे बारिश होती है, जब बारिश होती है तब मोर नाचता है, वो हो गया मिश्र वाक्य, है ना। चित्र देखकर बच्चों को लिखवाना, तो ये क्या कहलाता है? चित्र आधारित वाक्य लेखन। ठीक, तो ये था वाक्य रचना का कौशल बच्चों में लाना, क्रमशः विकास करना है। इसके बाद एक इकाई 9 है जो अंतिम है, वो है मूल्यांकन, भाषा का मूल्यांकन, है ना। भाषा में कुछ मूल्यांकन है, और मूल्यांकन के बाद 2-3 टॉपिक और है जिसको कल करेंगे, जिसमें बच्चों में भाषा क्षमता का आकलन के संभावित तरीके, और सीखने पढ़ने लिखने में बच्चे जो गलती करते हैं उसकी भूमिका। बच्चे गलतियों से सीखते हैं, वो वाला जो टॉपिक है। वैसे बाल विकास में हमने चर्चा किया है मूल्यांकन का, वो अलग मूल्यांकन है, वो स्कूल के साल भर के पढ़ने लिखने का मूल्यांकन था। वो मूल्यांकन के हिसाब से अभी भाषा का मूल्यांकन या आकलन कैसे करें, भाषा सीखने का, ना कि किसी एक साल की स्कूल की एक्टिविटी का। ठीक, चलिए आगे। अब विज्ञान का एक टॉपिक बचा हुआ था, उसको देखते हैं। हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। उसके बाद
लोग अगले पार्ट में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। पाचन तंत्र में हमने आहार नाल को समझा है, आहार नाल कैसे भोजन जाता है, उसके बाद जा करके किस किस मार्ग से होते हुए गुजरता है और उसके बाद कैसे वो कार्य करता है। ये उनका जो क्रम था हमने इसको देखा। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये आहार नाल का पूरा सेटअप था। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है अभी, हमको पढ़ना था अभी क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथियां, पाचन ग्रंथि। शरीर में पाचन ग्रंथि के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये दोनों में काम आएगा, साइंस से आप एग्जाम देंगे तब भी, और जनरल हम लोग सामान्य विज्ञान की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो सामान्य विज्ञान के अलग से और टॉपिक हैं जिसको ना हो सकता है ऐसे एक एक घंटे में आप लोगों को सामान्य विज्ञान, सामान्य अर्थशास्त्र, ये चीजें आप लोगों को बता दी जाए ताकि 15 नंबर, और ये वर्ग 2 और 3 और 1 सभी के लिए काम आएगा। सब में सामान्य ज्ञान 15 नंबर का है, आने वाला है। 3 प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं हमारे शरीर को भोजन को पचाने में क्या करेगी, मदद करेगी। ग्रंथियां जो होती हैं, ग्रंथियों में बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए रस का स्रावण होता है। ग्रंथियों का काम होता है कि भोजन के जो पाचन में रस का स्रावण करे और उस रस या एंजाइम के माध्यम से भोजन कन्वर्ट हो, टूटे, और उससे टूटने के बाद रस और तेजी से तैयार हो। 3 प्रकार की ग्रंथियों को इसमें शामिल किया गया है। पहला जो होता है लार ग्रंथि, दूसरा जो है लीवर, तीसरा है पेनक्रियास। लार ग्रंथि कहाँ होगी, यकृत कहाँ होगा और अग्नाशय कहाँ होगा, इस शरीर के अलग अलग अंगों में स्थापित है। लार ग्रंथि कहाँ होगी, मुंह में होगी। यकृत कहाँ होगा, जहाँ पे अमाशय है उसके बगल में, और अग्नाशय भी उसी के बगल में। अमाशय से दोनों अपोजिट साइड में ये स्थित होती है। लार ग्रंथि कुछ लिखना है तो बेसिक जानकारी लिख सकते हैं आप। लार ग्रंथियां का जो स्थिति है यहाँ देख सकते हैं, हर व्यक्ति के या हर मानव के मुख से लार ग्रंथि का रहना और उससे एंजाइम का स्रावन होना आवश्यक होता है। अगर ये ग्रंथि नहीं होगी तो आप जब भोजन लेंगे तो उसको नीचे तक आहार नाल तक भेजने का काम नहीं होगा। भेजने का काम तो जीभ करता है, लेकिन लार जो है, लार ग्रंथि जो है वो क्या काम करता है, उसका सबसे प्रमुख काम ये होता है, जैसे ही आप भोजन लेते हैं तो उस भोजन को, क्योंकि ये शरीर में चिपचिपे श्लेष्मा का ही मिश्रण होता है, भोजन जैसे ही लिए उसको गीला करेगा, उसके बाद उसको जैसे ही भोजन लेंगे उसमें क्या होता है, भोजन में स्टार्च, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च तो सुने होंगे, जो भी भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करने का काम शुरू कर दिया। ऊपर जितने भी देखे थे भौतिक कारक थे, भौतिक परिवर्तन का हम बोल सकते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन होगा जब भी कन्वर्ट करने का बात आएगा। तो स्टार्च का मुख्य रूप से ये पाचन शुरू कर देता है और भोजन को चिकना घुलनशुल बना करके जीभ की सफाई करते हुए तीनों काम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं इसको भी देखेंगे आप। ये 3 ऐसे कार्य हैं। पैरोटिड ग्लैंड सुने हैं, पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हिंदी में कर्णपूर्व ग्लैंड कहा जाता है, पैरोटिड ग्लैंड। इसके अंदर कौन सा लिक्विड निकलेगा, कृमि लिक्विड का स्रावन करता है, जो आपके मुख में हमेशा रहती है। उसके बाद दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, ये इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको लिक्विड और श्लेष्मिक स्रावन होता है। अभी एंजाइम का नाम नहीं लिखा हूं मैं, जो स्टार्च होता है उसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है और तोड़ने के बाद क्या बनाता है, वो एंजाइम के काम होंगे, है ना। किसको, सुक्रोज को तोड़ करके क्या बनाएगा और स्टार्च को तोड़ करके क्या बनाता है, ये ध्यान रखेंगे।
तीसरा जो होता है सबलिंगुअल ग्रैंड, इसको अधोजीवा ग्रैंड कहते हैं। ये श्लेष्मा का श्रवण करता है और इसी के सहारे क्या होता है, जीभ के माध्यम से नीचे भेजने का जो काम होगा यही सबलिंगुअल ग्रैंड करेगा। 3 हिस्से होंगे, नाम क्रमशः याद रख सकते हो 1 2 3। सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है भी बता देता हूँ। सब्जेक्ट के हिसाब से कोई चीज नहीं छोड़ना है। सामान्य ज्ञान के हिसाब से आपको लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो किस चीज को किस में तोड़ता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, बस केवल उतना ही काम करें। दूसरा जो होता है, हमारे शरीर में अग्नाशय के बारे में बात किया गया था, इमेज भी आएगा अभी। अग्नाशय में आपको एक चीज मिलेगा, हार्मोन। आपको जब हार्मोन पढ़ेंगे आप, तो हार्मोन 2 तरीके से होते हैं, एक अंतःस्रावी होता है और एक बाह्य स्रावी, जो शरीर के आंतरिक हिस्से का श्रावण करता है और एक बाहर का श्रावण करता है। तो 2 चीजें होंगी। अग्नाशय में सामान्य जीएस के हिसाब से आप पढ़ेंगे इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको अग्नाशय शब्द नहीं मिलेगा, तो आपको पेनक्रियाज ऐसा लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? पेनक्रियाज। पेनक्रियास, ये आपको अग्नाशय इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपका जो इंसुलिन का श्रावण होता है और ग्लूकोज का जो श्रावण होता है यहीं पर होता है। कहाँ स्थित होता है ये आपके लिए सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। ये जो ग्रंथि जो होगी अग्नाशय का जो, वो लीवर और ग्रसनी और तिल्ली, ये तीनों से घिरा होगा। इमेज देखेंगे अभी। लीवर कहाँ था? लीवर एक शरीर के यहाँ पेट के इस हिस्से में लीवर था, इस हिस्से में अग्नाशय था और यहाँ पर अमाशय था, यहाँ अग्नाशय है। ठीक, 6 से 8 मीटर इंच लंबी यू आकार की होती है। बार बार इसमें क्या चीज का श्रावण कहा जा रहा है? इंजाइम। जो इंजाइम होता है वो किसी न किसी चीजों को तोड़ तोड़ के अलग अलग अणुओं में बांटता है। इंसुलिन को क्यों पढ़ें? इंसुलिन को अगर बैलेंस ये करता है, ये एंजाइम पेनक्रियाज में जो एंजाइम है वो किसको बैलेंस करता है? शरीर से रिलीज होने वाले, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले इंसुलिन और ग्लूकोज को। ठीक, अगर इसको वो बैलेंस नहीं करेगा तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? अगर, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, शरीर में आपका जो अग्नाशय जो ग्रंथि है उनके जो एंजाइम है वो ग्लूकोज का, अगर उसकी एंजाइम ग्लूकोज को अच्छे से नहीं तोड़ पाएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और आपके शरीर में, आपके ब्लड में किसका स्तर बढ़ता जाएगा? ब्लड शुगर, है ना। और इसका काम है इंसुलिन का क्या करना? श्रावण करना। तो इंसुलिन धीरे 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 कम होता जाएगा, शर्करा की वृद्धि होती जाएगी और शरीर में, ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये है, देखेंगे इमेज इसका। ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया। ये अमाशय, ये अग्नाशय, ये है यहाँ पर लीवर। लीवर क्या काम करता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में? लीवर के बारे में ये भी पूछा जाता है कि जितने भी मानव शरीर का अंग तंत्र है उसमें जो पाचन तंत्र के जो अंगों में सबसे बड़ा अंग जो है, ऑर्गन जो है, क्या होता है? इंसान का लीवर होता है। रोहित, एक इंसान के शरीर में कितने लीवर होते हैं? कितने लीवर होते हैं एक इंसान के शरीर में? और किडनी कितने होते हैं? चलिए, अब ऐसा तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि लीवर कितने होते हैं। कोई आपके पास तो रिप्लेस करने का ऑप्शन नहीं है लीवर को। लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जितने भी आपको इलिया पीलिया होता है, किसके कारण से होता है? लीवर के कारण से। कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है तो क्या डैमेज होता है? लीवर में सबसे अच्छा चीज है कि यहाँ पर जो एक थैली होती है, पित्ताशय थैली, लीवर के बगल में, वहां पे पित्त रस क्या होता है? श्रावण होता है। लगातार कोई इंसान अगर शराब पी रहा होता है तो इसका काम होता है कि क्या करना? भोजन को पचाना और तोड़ना, अणुओं में तोड़ना होता है।
लगातार शराब पीते तो शराब का जो कॉम्प्लेक्स है किण्वन प्रोसेस से वो ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज्यादा जटिल कहना चाहिए तत्व कार्बोहाइड्रेट आता है, और जटिल को सरल करने के काम पूरा अंग कर रहा होता है। ऐसे में दूसरा चीज, आप जितना वसा का उपयोग करते हो, जितना वसा लेते हो, कहाँ जाता है, यहीं पे जाता है, इसी को तो तोड़ता है लीवर। लगातार शराब सेवन से लीवर का काम हो जाता है शराब को तोड़ना, उसको प्यूरिफाई करना, है ना। अब ऐसे स्थिति में वो काम, जो काम वसा का करना होता था, वो काम किसका हो गया फिर, शराब के जो कंपोनेंट्स है उसको तोड़ने का। ऐसे स्थिति में शरीर में वसा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी कारण से कई बार सुने होंगे फैटी लीवर, एक शब्द है ना। फैटी लीवर का मतलब शरीर में वसा का जमाव होना, और कहाँ पे, लीवर में जमा होना। कई लोग बोलते हैं फैट ज्यादा है तो मोटे हो गए, मोटा होना किसकी निशानी, वो नहीं है, लीवर का फैट जम जाना, और ये बहुत खतरनाक चीज हो सकता है। इसको देखिए, सबसे बड़ा जो पाचन ग्रंथि है वो सबसे कौन होता है, यही होता है। कहाँ स्थित होता है ये आप लोगों को ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। कितना किलो का होता है, 1.5 किलो का। और अगर वसा जम जाए तो जितना जमेगा उतना वजन बढ़ जाएगा उसका। काम क्या है इसका देखेंगे, काम क्या है, किसी भी लीवर का काम होता है, लीवर ये ग्रंथि पित्त का क्या करती है, शरीर में पित्त का निर्माण करती है। और यही पित्त के बाद इसी से जुड़ा हुआ क्या होता है, पित्ताशय, यही पे पित्त का जमाव होता है, भरा रहता है। पित्त वाहिनी द्वारा जो पित्त होता है कहाँ चला जाता है, पित्त बनाने के बाद यहाँ चला जाता है। उसके बाद यही पित्ताशय आगे आपके शरीर को मैनेज करता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या अवतल मतलब इसके कहना चाहिए अपोजिट साइड, बायां साइड बोल सकते हैं, दायां साइड, इसको इस भाषा में अवतल निश्चित होता है। तली में, तली सतह पित्ताशय। दर्पण के मामले में वाला नहीं है, अवतल लेंस उत्तल लेंस। ये जो दिख रहा है यहां से शुरू होकर के यहां तक ये फैला हुआ है लीवर। ये देख लिए थे क्या, एक बार फिर से आया हुआ है, कैसे भोजन जाता है, कैसे पाचन होता है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, छोटी आंत में, ठीक है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। सबसे ज्यादा पाचन जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। अग्नाशयी रस, पित्त रस और जो आंत्र रस है वो अलग अलग शरीर से रिलीज होते हुए जाते हैं, और उसी रसों में आपको मिलेगा क्या, इंजाइम। अब इंजाइम को याद करना बहुत जरूरी हो गया। शरीर के अलग अलग ग्रंथियों से ही इंजाइम रिलीज होते हैं, और वही इंजाइम भोजन को क्या करता है, तोड़ता है और अलग अलग पदार्थ बनाता है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है। ये बॉक्स होगा, उसको देखें कैसे कैसे आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोटीन को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या बनाता है तोड़ करके, प्रोटियोज। उसके बाद वो बन जाता है डाइपेप्टाइड, फिर पेप्टोन, उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टेज। ये मैं सब्जेक्ट वालों के हिसाब से भी बता रहा हूँ, आप लोगों को इंजाइम याद रखना पड़ेगा। आपको बस बोला हूँ इंजाइम को जोड़ देना है, विज्ञान भी तो है आपका, है ना।
ये बॉक्स देखिए तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जब हम भोजन के रूप में क्या ले रहे होते हैं, अलग अलग पदार्थ ले रहे होते हैं, तो उसको कैसे कैसे टूटता है। अगर आप डाइपेप्टाइड ले रहे हो तो वो टूटकर क्या बनता है, अमीनो अम्ल, जिसको हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। मॉल्टेज ले रहे होते हैं तो मॉल्टेज को दो ग्लूकोज ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज कैसे टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये फल में होता है, सुक्रोज फलों में होता है। न्यूक्लियोटाइड, ये अभी जो देख रहे थे, न्यूक्लियोटाइड को क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेट के माध्यम से फिर वो शर्करा में टूटेगा और बेस में टूटता है, क्षार के रूप में अलग हो जाता है। डाई डाई या फिर मोनो, डाई के लिए 2 यूज करेंगे, मोनो के लिए ओ। ये लाइपेज की मदद से क्या करता है, अमीनो एसिड बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। नहीं समझ में आ रहा तो बहुत जोर नहीं देना है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ध्यान देना है। आपको ये सामान्य जो विज्ञान है यही पूछा जाएगा कि फिर यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, पाचन ग्रंथियों में कौन, यकृत। उसके बाद पेनक्रियास का एक विशेष पूछा जाएगा तो पेनक्रियास का पूछा जाएगा। ये तो पहचान आ रहा है नहीं आ रहा, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, कौन कौन से अंग के द्वारा कौन कौन सा क्या निकलता है, एंजाइम। एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम उसको कहते हैं हमारे शरीर के ग्रंथियों में बहुत सारे लिक्विड का रस का श्रावण होता है, उस रस में एक शक्तिशाली तत्व होता है जिसको एंजाइम कहते हैं। वही एंजाइम भोजन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ता है। जब तोड़ता है तो अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, लाल ग्रंथि में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज ऐसा नहीं है कि केवल और केवल लार में निकलेगा, आपके पेनक्रियाज में भी एमाइलेज का श्रावण होता है। पेनक्रियाज में बहुत सारी चीजों का श्रावण होता है जो किसको किसको बदलता है, टाइलिन बदलता है पॉलीसेकेराइड, जिसमें पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च को बना देता है माल्टोज में। एक लाइन तो आता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन, स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए जिम्मेदार है टाइलिन। अमाइलेज क्या बदलता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। पेप्सिन क्या करेगा, इसको पहले लोग रटते भी थे, याद भी करते थे। जैसे पेप्सिन बोल दिया गया, पेप्सिन। इसमें देखिए, जो अमाशय में 2 ही चीजों को बिल्कुल ध्यान रखा जाता था, पेप्सिन रेनिन। ठीक, पेप्सिन से प्रोटीन को पेप्टाइड में, रेनिन को केसिन से पैराकेसिन। वैसे ही अमाइलेज का काम है, अमाइलेज का काम वही है, स्टार्च को माल्टेज, काम थोड़ी बदल जाएगा। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड। पेप्सिन और ट्रिप्सिन का सेम काम है। उसके बाद कई मोट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टाइड, 1 2 और पेप्सिन। लाइपेज भी पूछा जा चुका था। लाइपेज का काम होता है, क्योंकि आपको वसा के बारे में जानकारी रखनी है, जो भी वसा होता है उसको किसमें जोड़ता है, मोनोग्लिसराइड और अमीनो एसिड में, सॉरी वसी अम्ल में, अमीनो एसिड नहीं, वसी अम्ल में। वैसे ही माल्टेज का काम क्या हो गया, माल्टोज को ग्लूकोज में, लेक्टेस का लेक्टेस से ग्लूकोज में, सुक्रोज का सुक्रोज से ग्लूकोज में। याद होता जाएगा तो ठीक है। लाइपेज अभी देखें, लाइपेज का काम क्या होता है, जो जिसका काम है वो अलग अलग जगह पे साबित हो भी रहा होगा तो उसका काम वही है। अगर लाइपेज बोल दिया गया तो वसा को वसी अम्ल में या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ेगा ही। ठीक, ट्रिप्सिन का काम क्या था, ट्रिप्सिन कहाँ था, ये है ना, प्रोटीन को पेप्टाइड। और इतने सारे चीजों में जो डब्बा बनाया हूं ना, वो रिपीट लगातार उसी को पूछा जाता है। पित्तरस जो लीवर में होता है वो क्या करता है, पित्तरस का काम, जो पित्ताशय है पित्तरस, उसमें वसा को किसमें तोड़ता है, वसी अम्ल और वसा गोलिका में। और यही लीवर अगर यही काम नहीं कर पाता तो शरीर में किसका जमा हो जाएगा, वसा का, और यकृत का जाता है, लीवर क्या हो जाता है, फैटी लीवर। फैट मतलब वसा होता है।
तो कुछ प्रश्न हैं जो डाल दिया हूं, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा लंबा चौड़ा था तो थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा नए नए शब्द में कि पढ़े कि नहीं पढ़े। कल मैं 3 टॉपिक बताऊंगा शरीर के अंगों में, आप लोग भी पढ़ के आएंगे। पहला जो होगा श्वसन तंत्र में आपको कुछ बातें, उसके बाद हार्ट, हृदय, उसके बाद रक्त, शरीर के अंगों को बेसिक जानकारी, फिर एडवांस जानकारी दोनों आप लोगों को। एडवांस में हृदय का कार्य कैसे किया जाता है, पूरे गतिविधि। हाँ, दाया आलिन बाया आलिन क्या क्या होता है ना, दाया नीला बाया नीला, कैसे हम लोग धमनी और शिरा को कैसे कैसे काम करता है, याद आता जाएगा आप लोग थोड़ा सा टॉपिक को, ये कैसे मीटिंग। कल और परसों 2 दिन हिंदी, फिर हिंदी थोड़ा विराम दिया जाएगा। अब हिंदी के विकल्प में आप बता सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है इंग्लिश और दूसरा ऑप्शन है एमए अर्थात मेंटल एबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग बोल देता हूं। 2 चीज हो सकती है, अंग्रेजी या रीजनिंग, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। क्या पढ़ना है तो बताएंगे। हाँ, तो रीजनिंग पढ़ेंगे तो साइंस पहले होगा, ठीक है। और साइंस का यही अंग तंत्र के बाद पर्यावरण वाला टॉपिक है जो 3 का है, और 2 का जीएस के हिसाब से वो है। तो जो सिलेबस 2 का आता है तो फिर बदल दिया जाएगा रणनीति। चलिए फिर कल मिलते हैं। रीजनिंग पढ़ लेंगे क्योंकि नया टॉपिक है, और एक बार कम से कम हो जा रहा है, टाइम आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्जाम पास आ जाएगा तो फिर परेशान हो सकते हैं।